हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम। इंडिया का जो एनवायरमेंट एक्शन प्रोग्राम है, जो कि बेसिकली क्यों एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया है। उसी के अंडर सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या इश्यूज़ हैं, अप्रोचेस क्या है और इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं सस्टेनेबिलिटी को एम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ क्या-क्या है, अप्रोचेस कौन-कौन से अपनाए गए हैं, क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम है, वो एक फ्रेमवर्क है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को क्या करता है, पता करता है। हमारी कंट्री में जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उनको हैंडल करता है और सस्टेनेबिलिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम के तहत कुछ लिए गए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति अभियान। ये सारे कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए एनवायरमेंट इश्यूज़ को देखते हुए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं और जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है। ये एनवायरमेंटल एक्शन प्लान है, उसके ऑब्जेक्टिव कौन-कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला, assesses the environmental scene in India against the backdrop of the changing economic policies and program। हमारी कंट्री में मतलब इंडिया में क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको पता लगाना, उसके साथ साथ ही जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, अलग अलग प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हैंडल करना, एक्सेस करना, क्या काम है, एनवायरमेंटल एक्शन का ही काम है। उसके बाद है रिव्यू द करंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच एड्रेस द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री में जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उसको रिव्यू करना, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना। ये सारी बातें भी कौन देखता है, एनवायरमेंटल एक्शन प्लान के तहत ही ये सारी काम होते हैं। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन एंड थ्रस्ट ऑफ दीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स to establish priorities and outline a strategy for the implementation of these priorities। तो ये जो भी प्रेजेंट में बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसीज, जो भी प्रोग्राम्स बनाई गई हैं, तो फ्यूचर में वो किस तरीके से काम कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, उसके साथ साथ ही उसको ठीक करने के लिए और क्या क्या हम स्ट्रेटेजी उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए काम करती है कौन, इसका ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल एक्शन प्लान का। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक दिया गया है कि इश्यूज, अप्रोचेज एंड इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम इश्यूज की बात करते हैं। तो देखिए, की इश्यूज इन सस्टेनेबिलिटी क्या है, मेन जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो कौन कौन सी है। तो आर इंक्रीजिंग इन इनएफिशिएंट यूज at resources has knock-on effects including climate change, loss of biodiversity, pollution, poor health and poverty। तो ये जो हमारा दिन पर दिन जो इंक्रीजिंग और इनएफिशिएंट यूज़ किए जा रहे हैं, हम रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो उसी की वजह से क्या हुआ है, कई सारे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम भी डिग्रेड होती जा रही है, पुअर हेल्थ स्टेटस है और पॉवर्टी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये इसका एक मेन इश्यूज़ है। ये जो इश्यूज़ हैं, ये सब क्या है, आपस में लिंक्ड है। मतलब जो भी इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, ये सब आपस में इंटरलिंक है और इंटर्न एक्सएसबरेट ईच अदर। और इंटर्न क्या करती है, एक दूसरे को और जितना खराब हो सकता है और खराब करती है। कहने का क्या मतलब है, आप खुद देखिए। बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से। पॉल्यूशन भी क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। बायोडाइवर्सिटी, सब क्या है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं की वजह से हेल्थ पे पूरा प्रभाव पड़ता है, पॉवर्टी होती है, अलग अलग जो भी क्या करते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कंट्री का खराब होता है, तो पॉवर्टी आती है। तो ये सब क्या है, सब आपस में इंटरलिंक है और एक दूसरे का हालत से भी ये सब खराबी करते हैं, सब एक दूसरे को खराबी करते हैं। एक्सैसरबेट मतलब कोई चीज़ पहले से ही खराब है, आप उसको और उससे भी ज़्यादा बैड कंडीशन में ला दीजिए, तो वो एक्सैसरबेट हुआ। ठीक, इसके बाद क्या इशू है, नेक्स्ट इशू है कि ओवर द नेक्स्ट 30 years we know we will face rapid population growth and greater pressure on our natural resources। तो और अगले जो हमारे 30 साल हैं, तो क्या हो रहा है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने वाली है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या आएगा, और प्रेशर होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रही हैं, वो एक जगह लिमिटेड ही है और घट ही रही हैं।
जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ती जाएगी तो प्रेशर है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी। तो in 2050 we can expect a 54% increase in global food domain and 56% increase in energy demand। तो 2050 तक 54% इंक्रीज ग्लोबल फूड डिमांड में होगी और 56% इंक्रीज है वो एनर्जी डिमांड में होगी। ये इशू है। उसके बाद देयर आर फ्यूचर इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ये सब क्या है, कुछ फ्यूचर इश्यूज है सस्टेनेबिलिटी के कि 2050 तक ऐसा होगा, 2050 में ऐसा होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो सस्टेनेबिलिटी के लिए है। उसके बाद कुछ बिग इश्यूज जो करेंटली हमारे फिलहाल के लाइफ में चल रहा है क्या है, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड सी लेवल राइज। जो आइस जो कैप है वो मेल्ट हो रही है, जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ओशियन जो है वो एसिडिफाई हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स है, फूड और वाटर सिक्योरिटी। फूड क्या है, वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर की क्वालिटी ख़राब हो रही है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, सबको फूड नहीं मिल पाता, फास्ट फैशन और टेक्सटाइल वेस्ट हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है तो जो एक्वेटिक रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं, कोबाल्ट माइनिंग की जा रही है, सॉयल डिग्रेडेशन है। तो ये सब के कुछ इश्यूज है जो करंटली है, इनको सॉल्व करना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड वेस्ट और पुअर गवर्नेंस। ये सारे कुछ करंटली इश्यूज हैं हमारे पास, जिनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है, इनका सोल्यूशन ढूंढना है, इन्हें इम्प्रूव करना है, इनको ठीक करना है। अब अप्रोचेस की बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ क्या क्या अप्रोचेस लिए गए हैं। तो पहला है प्रमोटिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर। तो रीन्यूएबल जो सोर्सेज है विंड और सोलर पावर, इनका यूज़ करने के लिए प्रमोट किया जाता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्री टू रिड्यूस पॉल्यूशन। इंडस्ट्री से जो भी एमिशंस निकलते हैं गैसेस के या किसी भी तरह के जो एमिशन होता है, तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक, ताकि एक लिमिटेड अवस्था में ही या लिमिटेड अमाउंट में ही क्या करें, एमिशन करवाएं अपनी इंडस्ट्री से, उनकी इंडस्ट्री से एक लिमिटेड अमाउंट में ही एमिशन हो, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उसके बाद है एनकरेजिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाता है, सच एज रिसाइकलिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन। इसके बाद वाटर कंजर्वेशन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वाटर कंजर्वेशन किया जाता है। प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ प्रमोट किया जाता है, जैसे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो गए इंडस्ट्रीज में और अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू मेजर्स लाइक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के तहत और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा। तो ये सब कुछ अप्रोचेज़ हैं जो अपनाए गए हैं सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। उसके बाद इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड। तो पहला क्या है कि इंडिया में क्या है, कई सारे इनिशिएटिव्स क्या है इम्प्लीमेंट किए गए हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ अंडर इट्स एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम। इसके जो एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम है उसी के तहत कुछ की बात करते हैं। तो पहला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये 8 नेशनल मिशन को क्या करता है, आउटलाइन करता है, उन पे फोकस करता है, जिनमें सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन है, ताकि क्लाइमेट चेंज को क्या किया जा सके, पता लगाया सके, इसकी रीज़न को कम किया जा सके जो हो रहा है, ठीक। तो ये एक प्लान लॉन्च किया गया। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन जो होता है और उसमें क्या करता है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना और इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना और पब्लिक हेल्थ को ठीक करना, ये स्वच्छ भारत मिशन का एम था। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एम क्या था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रदान किया जा सके हाउस होल्ड में बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उनको, रिड्यूसिंग इंडोर एयर पोल्यूशन, जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, और डिफॉरेस्टेशन जो कॉज किया जाता है ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स के तौर पे जो लकड़ियाँ ली जाती है तो इससे डिफॉरेस्टेशन होता है।
तो इसके लिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। ठीक, उसके बाद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन था। इसका क्या फोकस था, तो बेसिक सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सीवेज हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्बन एरिया में ठीक की जाए। तो अमृत इसका क्या एम ये था। उसके बाद नेशनल क्लीन था क्या, अभी भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था और 102 सिटीज़ में ये लागू है। सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स हैं इसमें। ठीक, उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया मिशन जो है उसका उसका एम क्या था, फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, ट्री कवर को इंक्रीज करना, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको रीस्टोर करना और इकोसिस्टम सर्विसेज को इन्हेंस करना, ये इसका एम है। उसके बाद फेम इंडिया स्कीम। तो फेम इंडिया स्कीम क्या है, द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फुल फॉर्म इसका ये है। तो ये जो फेम है, फेम इंडिया स्कीम है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन को प्रमोट करती है ताकि व्हीकुलर जो एमिशंस है, जो गैसेस एमिट होती रहती है, वो कम हो सके। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक है इसमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस। कौन कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो अपनाई जाती है, प्रैक्टिस की जाती है और की जा सकती है फ्यूचर में भी। तो देखिए, sustainable development in practice refers to the implementation of strategies and actions। जो strategy और action बनाए गए हैं तो उनका implementation जब हम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, sustainable development in practice that aim to meet the need of the present generation। इसका हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी वो सारी चीज़ें मिल सके। इसमें क्या होता है, एक बैलेंस बना के रखना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल वेलबींग में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो अपनाई जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं। तो पहला है रीन्यूएबल एनर्जी। तो promoting the use of clean and renewable energy sources like solar, wind and hydropower। तो जो renewable energy sources हैं उनको यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी है। उसके बाद है रिसोर्स एफिशिएंसी। तो using resources efficiently and minimizing waste through practices like recycling, reusing and reducing consumption। तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें और जो वेस्ट है जनरेट होता है जितना हो सके उतना कम करें हम। ठीक, और कुछ प्रैक्टिसेस अपनाएं जैसे रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रिड्यूसिंग कंजप्शन। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो अपनाई जाती हैं। उसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो एनकरेजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करना, क्रॉप रोटेशन और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी क्या है, कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस है जो सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेवलपिंग इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इन्हेंसेस रिसाइलियंस टू क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है और क्लाइमेट चेंज के जो भी असर हो रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल हेल्थ, हैबिटाट, वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना, कंजर्व किया जाता है। उसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया जाता है, साइकिलिंग, वॉकिंग, इन्वेस्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यूज़ को प्रमोट किया जाता है ताकि कार्बन एमिशन कम किया जा सके। उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको और बढ़िया किया जा सके, जो भी डिस्पोजल मेथड्स हैं उनको बढ़िया किया जा सके और जो भी डिस्पोजल है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। उसके बाद सोशल इक्विटी।
तो सोशल इक्विटी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी बेनिफिट है वो सबको मिले, बराबर तरीके से मिले। ठीक, तो ये सब क्या है हमारा जो ये यूनिट है इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो गया।